हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी के अंदर। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, हम लोग अपनी क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस बुक है इंडिया वाली, उसका चैप्टर 2 जो था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले वीडियो के अंदर जो था हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, ओवरव्यू को, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को और इसके साथ साथ जो पहला जनरल इलेक्शन होता है उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो के अंदर हमारे जो आगे के टॉपिक्स हम उनको कवर करने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन, जिसके अंदर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसका, कांग्रेस पार्टी क्या है, इसका एवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। कांग्रेस पार्टी जब बनाई गई थी एक छोटी सी पार्टी से लेकर के आज भारत की जो थे सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो थे कैसे बनी, ये सब कुछ जो होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आप सबने पहले क्लासेस के अंदर पढ़ भी रखा होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को एक रिटायर्ड ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विस के, जिनका नाम था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो कि बेसिकली एक रिटायर्ड ऑफिसर थे इंडियन सिविल सर्विस के, उनके द्वारा 28 दिसंबर 1985 को, सॉरी 1985 में लिख दिया है, 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। वो 1885, एक बात फिर से ध्यान लीजिएगा। देखिए, मैं इसको आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बता देता हूं। ये जो एओ ह्यूम साहब थे, एओ ह्यूम ने सबसे पहले 1884 के अंदर एक छोटी सी पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इस पार्टी की स्थापना जो थी वो एओ ह्यूम ने 1884 के अंदर की थी। इसकी स्थापना करने के बाद जो था एओ ह्यूम ने जो था अनाउंस किया था कि जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसका जो पहला सेशन होगा, इसका जो पहला अधिवेशन होगा, अधिवेशन जैसे एक मीटिंग होती है जिसमें सारे के सारे पार्टी के लीडर्स मिलकर के एक साथ डिस्कशन करते हैं कोई भी डिसीजन के ऊपर, कोई भी पॉलिसी के ऊपर। तो उन्होंने अनाउंस किया इसका जो पहला सेशन होगा इंडियन नेशनल यूनियन का वो 1885 के अंदर पुणे के अंदर होगा। लेकिन उस समय पुणे के अंदर जो था हैजा फैला हुआ था, बीमारी हैजा फैला हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल यूनियन का वो 28 दिसंबर 1885 में पुणे में होने की जगह पे जो था बॉम्बे के अंदर हुआ था। आज की मुंबई और उस समय के बॉम्बे के अंदर इसका पहला सेशन हुआ था। और इसके पहले सेशन में, इंडियन नेशनल यूनियन के पहले सेशन में जो था, जो दादा भाई नौरोजी जो थे, उनके सुझाव के बाद जो था, जो इंडियन नेशनल यूनियन का नाम जो था बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया था एओ ह्यूम के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के एडवाइस के बाद। और इसी वजह से जो कांग्रेस की जो स्थापना की जो डेट है, ठीक है, इसकी जो फाउंडेशन डेट है उसको हम 28 दिसंबर 1885 मानते हैं। तो इसका एवोल्यूशन जो था कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बेसिकली अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, शुरू में 1885 में कांग्रेस पार्टी जो थी उसको बेसिकली एक प्रेशर ग्रुप के रूप में स्टैब्लिश किया था। ये कोई उस समय पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। शुरू में 1885 में कांग्रेस पार्टी को हमारे कंट्री के अंदर जो न्यूली एजुकेटेड क्लास था, हमारे भारत के जो न्यूली एजुकेटेड ग्रुप जो था उन्होंने, और इसके साथ साथ जो था जो हमारे कंट्री के अंदर जो कमर्शियल क्लासेस के लोग जो थे, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग थे जो कि काफी ज्यादा रिच थे वो, और जो प्रोफेशनल क्लास थे, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो सब जो थे उन्होंने एक साथ मिलकर के जो था कांग्रेस पार्टी का एक प्रेशर ग्रुप के रूप में इसका एस्टैब्लिशमेंट 1885 के अंदर किया था। अभी प्रेशर ग्रुप क्या होता है, देखिए, प्रेशर ग्रुप जो होता है, देखिए, बेसिकली इन सब ने कांग्रेस की स्थापना 1885 में हमारे कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चल रही थी कॉलोनियल इंडिया के अंदर, उसको डिस्कस करने के लिए किया था। अब मैं आपको एक प्रेशर ग्रुप क्या होता है इनका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए, प्रेशर ग्रुप जो होता है बेसिकली जब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो साथ मिल करके अपने जो इंटरेस्ट होता है, अपने जो इंटरेस्ट हुए, ठीक है, अपनी जो एस्पिरेशंस होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए जब बहुत सारे लोग जो होते हैं आपस में मिलकर के अपना जो कॉमन इंटरेस्ट होता है, जो कॉमन एस्पिरेशन होता है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको एक तरीके से डिफेंड करने के लिए एक ग्रुप बना लेते हैं, तब उसको हम एक तरीके से कॉमन या फिर वो प्रेशर ग्रुप कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई।
प्रेशर ग्रुप का जो होता है बेसिकली काम, ये पॉलिटिक्स के अंदर जो होता है जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है उसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। ये इलेक्शन वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो प्रेशर ग्रुप बेसिकली ये होता है। तो इसी तरीके से हमारे देश के अंदर उस समय जो न्यूली एजुकेटेड ग्रुप जो था, ठीक है, जो कमर्शियल क्लास के जो लोग जो थे और जो प्रोफेशनल थे, उन सब ने भी एक साथ मिलकर के हमारे देश की जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी उसको डिस्कस करने के लिए कॉलोनियल इंडिया के दौरान कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक खास बात जो है यहाँ पे और है, और वो ये है कि शुरू में जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था बेसिकली जब शुरू में इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर इंग्लिश बोलने वाले जो अपर क्लास के लोग जो थे, वो जो अपर मिडिल क्लास के लोग थे वो, और जो अर्बन एलाइट थे वो शामिल थे। मतलब अर्बन एलाइट मतलब शहरों के अंदर जो रहने वाले जो अमीर लोग होते थे वो शामिल थे शुरू में कांग्रेस पार्टी की जब स्थापना हुई थी तब इसके अंदर अपर कास्ट के लोग जो कि काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, मिडिल क्लास के लोग, शहरों के अंदर रहने वाले जो अमीर लोग थे वो, प्रोफेशनल क्लास के लोग, ठीक है, मर्चेंट वगैरह जो कॉमर्स क्लास से बिलोंग करते थे, वो सब जो थे शुरू में कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे। शुरू में जब कांग्रेस पार्टी को बनाया गया तो उस समय यहाँ किसके अंदर रूरल बैकग्राउंड वाले कोई भी लीडर या फिर गांव का कोई भी व्यक्ति जो था कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल नहीं था। एक सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जब गठन किया गया था तब उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी अमीरों की, प्रोफेशनल्स की, ठीक है, अपर क्लास के लोगों की, जो शहर में रहने वाले जो मर्चेंट क्लास थे उनकी जो थी एक प्रेशर ग्रुप हुआ करता था, उनकी एक छोटी सी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन फाइनली जब 20th सेंचुरी के अंदर जब कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप होती है महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में आती है, तब कांग्रेस पार्टी जिसका बेस जो था, जिसका सपोर्ट जो था अभी तक केवल अर्बन एरियाज के अंदर जो था एग्जिस्ट करता था। अभी आपने देखा कि अधिकतर लोग जो थे वो इसमें अर्बन क्लासेस से जो था वो बिलोंग करते थे, कांग्रेस के मेंबर्स। तो जब गांधी जी के लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी आती है तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी जिसका बेस जो था, जिसका एक तरीके से सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड था, अब उसका सपोर्ट जो होता है वो रूरल एरियाज के अंदर भी आ चुका होता है। अर्बन लीडर्स के साथ साथ जो होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर महात्मा गांधी जी के बाद रूरल बैकग्राउंड के लोग, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे वो भी, गांव के अंदर रहने वाले लोग जो खेती बाड़ी करते थे वो सब लोग भी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लीडर, ठीक है, जो कि रूरल बैकग्राउंड से आते थे वो सब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो होती है उसका जो बेस होता है, जो सपोर्ट होता है वो अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज के अंदर भी फैल जाता है। या फिर आप सिंपली कह सकते हैं पूरे भारत के अंदर होता है कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट फैल जाता है। और कांग्रेस पार्टी जो होती है हमारी कंट्री के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आती है और वो हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था उसको लीड करती है, उसका नेतृत्व करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए जब अभी यहाँ पे आपने देखा कि शुरू में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था, अगर हम बात करें शुरू में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था हमारे सोसाइटी के जो अपर क्लास के लोग थे वो शामिल थे, जो रिच लोग थे वो शामिल थे, प्रोफेशनल क्लास के लोग थे वो सब शामिल थे शुरू में, ठीक है। शुरू में हमारी सोसाइटी में रहने वाले जो अपर क्लास के लोग थे, जो रिच पीपल थे, जो प्रोफेशनल क्लास के लोग जो थे, जो मर्चेंट क्लास के लोग जो थे, कांग्रेस के अंदर वो केवल वही शामिल थे। अब लेकिन जब गांधी जी आ जाते हैं उसके बाद ये सब लोग तो कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते ही हैं, ये सब क्लासेस जो थी हमारी सोसाइटी के अंदर जो थी वो सब तो कांग्रेस के अंदर रहती हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब अपर क्लास के साथ साथ जो होता है दूसरे क्लास, जो बाकी के जो क्लासेस थे, बाकी कास्ट के लोग जो थे वो भी महात्मा गांधी जी के लीडरशिप के अंदर शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अभी तक अपर क्लास के लोग शामिल थे, महात्मा गांधी जी के आने के बाद इसमें मिडिल क्लास के लोग भी शामिल हो जाते हैं, लोअर क्लास के लोग जो होता है वो भी शामिल हो जाते हैं। अपर कास्ट के लोग पहले केवल हुआ करते थे, अब मिडिल कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग जो थे, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लास के लोग जो थे वो भी जो होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं, ठीक है, उनके लीडर्स भी शामिल हो जाते हैं। रिच के साथ साथ जो था कांग्रेस पार्टी के अंदर अब जो थोड़े बहुत गरीब लोग जो थे, जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे वो भी शामिल हो जाते हैं। प्रोफेशनल के साथ साथ जो होता है, जैसे कि अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल थे तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर किसान भी शामिल है, ठीक है। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई किसी कंपनी वगैरह के जो ऑनर्स होते थे, जो बिजनेस टाइकून होते थे वो शामिल है,
तो अब इसके अंदर लेबर भी शामिल है जो कि खेतों में या फिर फैक्ट्रीज के अंदर काम करते हैं। इसके साथ साथ जो होता है, तो अब आप यहाँ पे जो होता है देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर जितने भी ग्रुप्स रहते हैं, चाहे वो अपर कास्ट हो, अपर क्लास हो, मिडिल कास्ट हो, मिडिल क्लास हो, लोअर कास्ट हो, लोअर क्लास हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो, चाहे इंडस्ट्री में काम करने वाला हो, हर क्लास के लोग जो थे वो कांग्रेस के अंदर जो था एक तरीके से शामिल हो चुके थे। और इसी की वजह से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था हमारी सोसाइटी के हर एक क्लास का व्यक्ति जो था, हर एक कास्ट का व्यक्ति, हर एक प्रोफेशन का व्यक्ति जो था, ठीक है, हर एक बैकग्राउंड का व्यक्ति जो था कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो चुका था। इसी की वजह से हम कांग्रेस पार्टी को था एक सोशल कोलिशन कहते हैं। ठीक है, इसी की वजह से हम कांग्रेस पार्टी को एक सोशल कोलिशन कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको कि कांग्रेस पार्टी को सोशल कोलिशन क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन क्यों कहते हैं। देखिए, अभी तक आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था हमारी सोसाइटी के अलग अलग जो ग्रुप्स हमारी सोसाइटी के अंदर रहते थे वो सब के सब जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे। इसी के लिए हम उसको सोशल कोलिशन कहते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी जो थी, ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी जो थी उसके अंदर जो था बहुत सारी तरीके की आइडियोलॉजी शामिल थी। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर अगर कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी है तो रेडिकल आइडियोलॉजी भी शामिल थी। ठीक है, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर पैसिफिस्ट थे तो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के लोग भी शामिल थे। उसके साथ साथ अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट शामिल थे, एक्सट्रीम विचारधारा वाले लोग, तो इसके अंदर मॉडरेट विचारधारा के लोग भी शामिल थे। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर था अलग अलग तरीके के आइडियोलॉजी वाले लोग, अलग अलग तरीके के आइडियोलॉजी वाले ग्रुप्स, लीडर्स शामिल थे, इसी की वजह से हम कांग्रेस पार्टी को जो था एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन भी कहते थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो था समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक खास बात जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो थी, जो हमारा पहला दशक जो है हमारी राजनीति का, उसमें कांग्रेस पार्टी जो थी, सॉरी मैं दशक कह रहा हूं, जब हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो था वो चल रहा था, उस दौरान हमारी कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती थी। प्लेटफॉर्म के रूप में कैसे काम करती थी वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, उस समय हमारी सोसाइटी के अंदर अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप, कोई ऑर्गेनाइजेशन और कोई इवन पॉलिटिकल पार्टी भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी तो वो कांग्रेस पार्टी को ही जो था ज्वाइन कर लेते थे और अपनी जो कंट्रीब्यूशन होता था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, ब्रिटिशर्स को भारत से भगाने में, उसमें कंट्रीब्यूशन अपना प्रोवाइड कर देते थे। ठीक है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने जो था इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, बहुत सारे ग्रुप्स को और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को जिनकी अपने खुद की एक आइडियोलॉजी होती थी, अलग आइडियोलॉजी होती थी, अपने खुद की एक एस्पिरेशन होते थे, इन सबको कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर शामिल कर रखा था। इन सबको अपने अंदर कांग्रेस पार्टी ने शामिल कर रखा था। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती थी और ये सब कांग्रेस पार्टी के अंदर ही शामिल होकर के जितनी भी छोटी मोटी बड़ी पार्टियां, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन होते थे, कांग्रेस के अंदर शामिल होकर के ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है इसका प्लेटफॉर्म वाला वो भी जो होता है समझ में आ गया होगा। अब जो होता है कि बेसिकली हम बात करने वाले हैं, हमारा जो आगे का टॉपिक है उसको हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक तरीके से जो पहला हमारा दशक था इंडियन पॉलिटी का, उसमें एक रेनबो लाइक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी, जो कि हमारे बुक के अंदर दिया गया है और इससे सवाल भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को रोता ध्यान रखिएगा। अब हम जो होता है हमारे जो आगे के टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं और आगे का टॉपिक हमारा है कि देखिए, अभी तक आपने देखा कि पहले डिकेड के अंदर जो कांग्रेस पार्टी जो है वो एक रेनबो लाइक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन है, क्योंकि उसके अंदर सोसाइटी के अलग अलग क्लास, अलग अलग ग्रुप, कास्ट, प्रोफेशन के लोग शामिल हैं और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग भी शामिल हैं। इसके वजह से हम इसको सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहते हैं। लेकिन आप सभी जो होता है जानते होंगे, हमारे अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स को देखें, ठीक है, अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स को देखें तो कोई भी ऐसी पार्टी होती है जिसके अंदर दो विचारधारा वाले लोग रहते हैं। ठीक है, मान लो कोई पार्टी है ए
और इसके अंदर कोई दो विचारधारा वाले लोग रहते हैं, जैसे ये कोई अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं, ये कोई अलग विचारधारा को फॉलो करते हैं, तो हमारी कंट्री में इस समय मॉडर्न टाइम में क्या होता है, ऐसी कोई भी पार्टी जिसमें दो विचारधारा वाले लोग रहते हैं वो पार्टी चल नहीं पाती है, वो पार्टी अल्टीमेटली टूट जाती है। ठीक है, लेकिन अभी आपने यहाँ पे क्या देखा कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर कोई एक विचारधारा नहीं, दो विचारधारा नहीं, बल्कि 5-6 हर विचारधारा को मानने वाले लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रह रहे थे। उसके साथ साथ हर एक कैटेगरी के लोग जो थे वो कांग्रेस पार्टी के अंदर रह रहे थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो थी वो हमारे पहले दशक के अंदर जो थी एक कोलिशन की तरीके से बनी हुई थी, इसका विघटन जो था वो नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी नहीं टूटी। तो कांग्रेस पार्टी जो थी इसका जो कोलिशन नेचर था, इसका ये जो कोलिशनल नेचर था वो आखिरकार क्यों नहीं टूटा, अब हम इसके बारे में आगे के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर हम उन रीजंस की बात करें जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी जो कि एक रेनबो लाइक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलिशन थी, जिसके अंदर इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे ग्रुप्स, इतने सारे इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी, ठीक है, इतनी ज्यादा डायवर्सिटी होने की वजह से भी कांग्रेस पार्टी ने जो था उसने अपना कोलिशनल नेचर को जो था मेंटेन कैसे रखा। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था इतनी ज्यादा डायवर्सिटी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं टूटी, अगर हम उन रीजन की बात करें तो सबसे पहला कारण आता है इसके अंदर, वो था टॉलरेंस। सबसे पहला रीजन जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी का जो एक कोलिशनल नेचर जो था वो नहीं टूटा, उसका सबसे पहला कारण था वो था टॉलरेंस, या फिर इसका वैल्यू ऑफ टॉलरेंस भी कह सकते हैं। अब ये जो टॉलरेंस का जो प्रिंसिपल है या फिर जो टॉलरेंस है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसके थ्रू कांग्रेस ने अपने इस कोलिशनल नेचर को कैसे मेंटेन करके रखा उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जांपल के थ्रू। देखिए, टॉलरेंस का तो ऐसे मतलब हिंदी में होता है सहनशीलता, ठीक है, या फिर सहिष्णुता, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है। अब ये टॉलरेंस की जो वैल्यू जो थी ये कांग्रेस पार्टी के अंदर काम कैसे करती थी, या फिर इसके थ्रू कांग्रेस ने अपने कोलिशनल नेचर को मेंटेन कैसे करके रखा, उसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये एग्जांपल खैर आपकी बुक के अंदर दिया नहीं है, लेकिन मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं उस एग्जांपल के थ्रू, उसके थ्रू आप अच्छे तरीके से इस टॉलरेंस के प्रिंसिपल को जो है समझ सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी जो थी ये एक रेनबो लाइक सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन है, ठीक है, इसके अंदर अलग अलग लीडर्स, अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग फैक्शन जो होते हैं इसके अंदर शामिल हैं, जो कि अलग अलग तरीके के विचारधारा को मानते हैं। तो जब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है कोई डिसीजन ले जाएगा, या फिर सपोज कांग्रेस पार्टी जो है उसको कोई पॉलिसी बनानी है किसी भी इश्यू के ऊपर, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी को होता है कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो जब भी कोई भी डिसीजन या फिर कोई पॉलिसी जो होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लीडर्स हैं, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग क्लास, अलग अलग कास्ट के, या फिर जितने भी फैक्शन इसके अंदर शामिल हैं, वो सब लोग जो होता है अलग अलग ओपिनियन देंगे। कोई कहेगा कि आप इस इश्यू के ऊपर होता है ये पॉलिसी बनाइए, कोई दूसरा ओपिनियन देगा, कोई दूसरा ओपिनियन देगा, ठीक है, कोई कहेगा आप ये डिसीजन लीजिए, कोई कहेगा आप ये डिसीजन मत लीजिए, ठीक है। तो जो ओपिनियंस होंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, मेरे कहने का यहाँ पे मतलब क्या है, कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी भी डिसीजन या फिर किसी भी पॉलिसी के ऊपर जो ओपिनियन होंगे उनमें डिफरेंसेस जरूर होंगे, ठीक है, उनमें डिफरेंसेस आना जो होता है वो तय ही है, ठीक है। अब सारे के सारे लोगों के ओपिनियन तो मान नहीं सकते हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे फैक्शन, इतने सारे लीडर्स हैं, उन सभी के ओपिनियंस को हम मान नहीं सकते हैं। होगा क्या यहाँ पे, कुछ लोगों के ओपिनियंस को माना जाएगा और कुछ लोगों के ओपिनियंस को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आपके लिए समझने वाली जरूरी ये है कि जिन लोगों के ओपिनियंस को मान लीजिए किसी कारणवश नहीं माना गया, ठीक है, कुछ लोगों ने कहा उनकी बात को जो था वो नहीं माना गया, ठीक है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में रह गए या फिर मेजॉरिटी ऑफ लोग जो थे उनके उस ओपिनियन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो उनकी बात को जो था नहीं माना गया, उनके ओपिनियन को जो था नहीं माना गया, या फिर उन्होंने जो कहा वो नहीं माना गया। तो ऐसे लोग जिनके ओपिनियंस को जो था नहीं माना जाता था, ठीक है, ये लोग कभी भी जो था कांग्रेस पार्टी को जो था गुस्सा होकर के छोड़ के जाते नहीं थे, ठीक है। भले ही ऐसे लोग जो थे जिनके ओपिनियंस को कभी कभी कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वीकार नहीं किया जाता था किसी कारण की वजह से, ठीक है, ऐसे लोग जो थे कभी भी कांग्रेस पार्टी को जो था छोड़ करके जाते नहीं थे, ठीक है। जैसे आप आज के जो होता है सिस्टम में देखें, आज के हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अगर कोई लीडर होता है, ठीक है, अगर उसकी बात को पार्टी के अंदर नहीं माना जाता है तो गुस्सा होकर के कांग्रेस वो उस पार्टी को छोड़ देता है, ठीक है, वो कहता है कि आप मेरे बात को मान ही नहीं रहे हैं, या फिर जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आप कर ही नहीं रहे हैं, तो मेरा पार्टी में रहने का क्या फायदा है। ऐसे लोग आज के समय में क्या करते हैं, पार्टियों को छोड़ देते हैं, ठीक है, गुस्सा होकर के जो होता है छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था, ऐसे जो भी
ग्रुप्स थे, ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे, ऐसे जो लीडर्स थे, ठीक है, जिनके ओपिनियन को किसी कारणवश जो था नहीं माना जाता था, ऐसे लोग जो थे कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाते नहीं थे, ठीक है। वो लोग कभी भी गुस्सा होकर के आज के नेताओं के तरीके से छोड़ के जाते नहीं थे, ठीक है। वो लोग जो थे बहुत ज्यादा टॉलरेंट नेचर के थे, वो लोग बहुत ज्यादा सहनशील स्वभाव के होते थे, ठीक है। वो हमेशा जो था, जो भी पार्टी के अंदर डिसीजन होता था उसकी रेस्पेक्ट क्या करते थे, चाहे वो डिसीजन उनका स्वीकार किया गया हो चाहे किसी दूसरे का, ठीक है। वो हमेशा जो था एक टॉलरेंट नेचर के थे, एक सहनशील स्वभाव के थे। वो आज के लीडर के तरीके से गुस्सा होकर के पार्टी को छोड़ करके जाते नहीं थे, वो एक सहनशील स्वभाव के थे। और इसी की वजह से क्या था, जब भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लीडर्स, जितने ग्रुप्स, जितने फैक्शन शामिल थे, वो सब बहुत ज्यादा टॉलरेंट स्वभाव के थे। इसीलिए जब भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहा था जो कि किसी, जिसको, ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहा था जिसको कोई पार्टिकुलर फैक्शन या फिर कोई पार्टिकुलर लीडर सपोर्ट नहीं करता था, या फिर वो पार्टी की पोजीशन से, पार्टी ने अपना क्या पोजीशन रखा है, क्या स्टैंड रखा है, उससे खुश नहीं होते थे, या फिर पार्टी ने उनकी क्या पॉलिसी जो होती है वो कलेक्टिवली मिलकर के बनाई है उससे खुश नहीं होते थे, तो ऐसे लोग जो थे कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाते नहीं थे, बल्कि वो उसी के अंदर रहते थे, ठीक है। और जब भी ओपिनियंस में, जब भी जो अलग अलग फैक्शन कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे, उनके ओपिनियंस में जब भी क्लैश होता था, ठीक है, मान लीजिए कोई एक फैक्शन है वो कह रहा है कि आप इस इशू के ऊपर ये पॉलिसी बनाइए, वही कोई दूसरा फैक्शन है कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कह रहा है कि नहीं आप इस इशू के ऊपर ये पॉलिसी बनाइए, ठीक है। जब भी क्या होता था, दो फैक्शंस का या फिर दो लीडर्स का, ठीक है, जो ओपिनियंस में जब क्लैश होता था, तो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स होते वो, ठीक है, ऐसे जो भी लीडर्स होते थे या फिर ऐसे जो भी फैक्शन होते थे जिनका ओपिनियंस में जो था, जिनकी मांग में जो था, आपस जो डिमांड होती थी, उनकी डिमांड या फिर ओपिनियन में क्लैश होता था, तो वो लोग जो थे कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जाते नहीं थे, बल्कि वो लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दूसरे नेताओं के साथ मिलकर के अपने ओपिनियंस या फिर अपने डिमांड में जो क्लैश होता था उसको रिजॉल्व कर लिया करते थे। वो कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जाते नहीं थे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टॉलरेंस का जो प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया होगा, और इसी टॉलरेंस प्रिंसिपल की वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपने इस कोलिशनल नेचर को मेंटेन करके रखा। अब मैं दूसरे आपको प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, दूसरा कारण जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी वो नहीं टूटी, एक कोलिशनल पार्टी होने के बावजूद भी, उसका दूसरा कारण था, वो था कॉम्प्रोमाइज। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज करना जो थे वो जानते थे, ठीक है। वो कॉम्प्रोमाइज जो थे, जो कॉम्प्रोमाइज का सिद्धांत होता है एक तरीके से, खैर सिद्धांत तो इसको नहीं कहेंगे, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज जो प्रिंसिपल होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करते थे, ठीक है। अब ये कॉम्प्रोमाइज प्रिंसिपल जो था, इसके थ्रू भी कांग्रेस पार्टी ने जो था अपने कोलिशनल नेचर को मेंटेन करके कैसे रखा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। मैं फिर से कह दूं, एग्जांपल बुक के अंदर नहीं दिया गया है, ये मैंने अपने खुद की तरफ से बनाया गया है, ठीक है, मेरी खुद की इमेजिनेशन है। आप अपना खुद भी जो है एग्जांपल सेट कर सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए, इसको मैं आपको आज की जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है उसके थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज की अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, आज की अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, तो आज की जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ठीक है, XYZ कोई भी हो, उन सारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वन मैन रूल चलता है। अब ये वन मैन रूल क्या होता है? वन मैन रूल का मतलब होता है कि पार्टी के अंदर जो सबसे सुप्रीम लीडर है या फिर जो पार्टी का हेड है, ठीक है, जो पार्टी का हेड है या फिर जो पार्टी का सबसे सुप्रीम लीडर है, वो जो कहेगा पार्टी के अंदर वही होगा, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि हमको ये पॉलिसी बनानी है तो वही पॉलिसी बनेगी, अगर कोई वो फैसला ले रहा है तो पार्टी भी वही फैसला करेगी, ठीक है। कुल मिलाकर के आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर वन मैन रूल चलता है, और आज की इस पार्टी के अंदर इसी के वजह से, ठीक है, क्योंकि आज की पार्टी के अंदर वन मैन रूल चलता है, इसी की वजह से पार्टी के अंदर जो नीचे, ठीक है, जो नीचे के जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, नीचे के लीडर से मेरा मतलब है ऐसे लीडर हैं, ठीक है, जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनका सपोर्ट जो है, जिनकी इमेज जो है वो जनता के अंदर उतनी अच्छी नहीं है जितने के सुप्रीम लीडर की है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा पॉपुलैरिटी के मामले में या फिर पोजीशन के मामले में सुप्रीम लीडर से बहुत ज्यादा पीछे है, ठीक है, मतलब कि पार्टी के अंदर एकदम, पार्टी में जो होता है एकदम बॉटम पे आते हैं। ऐसे लीडर्स की जो डिमांड होती है, ठीक है, ऐसे लीडर्स की जो डिमांड होती है या फिर ऐसे लीडर्स की जो ओपिनियन होती है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। आज की पार्टी के अंदर जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो ऐसे किसी भी लीडर की जो कि एकदम पार्टी के बॉटम पे आते हैं, उनकी जो डिमांड होती है, उनकी ओपिनियन है या फिर वो क्या चाहते हैं, ठीक है, वो सुप्रीम लीडर को उनकी क्या एडवाइस है, इन सबको होता है बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बल्कि अपनी
मनमानी करते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, आज की पॉलिटिकल पार्टियां टूटती भी हैं। क्यों टूटती हैं भाई? अगर आप किसी भी लीडर की, चाहे वो थोड़ा आपसे पॉपुलैरिटी में पीछे हो, ठीक है, चाहे उसकी इमेज इतनी अच्छी ना हो, अगर उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर आप उसकी ओपिनियन क्या है, उसकी डिमांड क्या है, आप उसको नहीं जानेंगे, वो क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसकी इच्छा क्या है, उसको आप नहीं समझेंगे, नहीं उसको सुनेंगे, तो क्या होगा, ऐसे लीडर के अंदर आइसोलेशन की फीलिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, वो क्या सोचने लगता है अंदर ही अंदर कि मेरा तो पार्टी के अंदर कोई इमेज नहीं है, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, तो मैं पार्टी में क्यों रहूं। ठीक है, उसके अंदर एक अलगाववाद की फीलिंग जो डेवलप हो जाती है और इसीलिए वो पार्टियों को छोड़ करके चला जाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर उस दशक में जो था 1950 और 1960 के अंदर जो था, जो 1950-1960 का जो दशक जो था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता था। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे, ठीक है, जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे, जैसे कि आपको पता है नेहरू जी थे, ठीक है, पटेल साहब थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे, ये सब जितने भी सुप्रीम लीडर होते थे, ये आज के लीडर के तरीके से जो था मनमानी नहीं करते थे। ठीक है, ये वन मैन रूल वाली जो पॉलिसी है जो कि आज के लीडर फॉलो करते हैं, उसको कभी भी जो था फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे उस समय, जो सुप्रीम लीडर्स होते थे, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी लीडर होते थे, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, चाहे किसी भी रीजन के हो, चाहे किसी कम्युनिटी के हो, चाहे उनकी इमेज जो है, चाहे उनकी पॉपुलैरिटी, चाहे उनका जो पोजीशन है पार्टी के अंदर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि सुप्रीम लीडर का है, फिर भी ये जो सुप्रीम लीडर थे उस समय कांग्रेस पार्टी के, ये ऐसे सभी लीडर्स को था रिकॉग्नाइज करते थे। ठीक है, बाकी के जो लीडर्स हैं, चाहे वो बॉटम पे ही क्यों नहीं आते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, ठीक है, उनके जो डिमांड है, उनकी जो ओपिनियंस हैं, उनको जो था कंसीडर करते हैं कि अच्छा आप ये चाहते हो, उनकी बातों को जो था अच्छे से सुनते थे, उनको कभी भी जो था इग्नोर या फिर नेग्लेक्ट नहीं करते थे। और इसी की वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी के अंदर चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, ठीक है, चाहे उसकी इमेज जो है वो नेहरू साहब जैसी हो या फिर उसकी इमेज एकदम बॉटम पे हो, ठीक है, चाहे उसकी पोजीशन जो होती है टॉप पे हो पार्टी के अंदर, चाहे बॉटम के अंदर हो, वो हमेशा जो था कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था अपने आप को एक, उसके अंदर कभी भी आइसोलेशन की फीलिंग डेवलप नहीं होती थी। ठीक है, टाइम टू टाइम जो था लीडर्स उसको कंसीडर किया करते थे, उसकी बातों को सुनते थे, उसके डिमांड को सुनते थे, ठीक है, उसकी जो एडवाइस होती थी उसको फॉलो क्या करते थे एक तरीके से। इसी की वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने वाले हर एक लीडर, हर एक फैक्शन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ग्रुप जो था वो कभी भी अपने आप को आइसोलेशन जो था फील नहीं करता था, अपने आप को कभी भी आइसोलेटेड फील नहीं करता था। उसको लगता था कि हाँ मैं भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, मेरी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत इमेज जो है वो बनी हुई है, लोग मेरा भी कहना मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मुझे इग्नोर किया जाता है। और इसके साथ साथ जो था, मतलब कि जो बॉटम लीडर थे उनको रिकॉग्निशन देने के साथ साथ तो उनको रिकॉग्निशन तो ये सुप्रीम लीडर देते ही थे, उसके साथ साथ क्या होता था, जब भी जो सुप्रीम लीडर होते थे, इनकी जो डिसीजन होते थे या फिर इनके ओपिनियन जो होते थे, और जो ऐसे लीडर थे जो कि किसी दूसरे कम्युनिटी या फिर दूसरे कास्ट या फिर दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते थे, जिनकी इमेज इतनी अच्छी नहीं होती थी, उनके जो ओपिनियन या फिर उनके जो डिसीजन होते थे, इनका आपस में जब क्लैश होता था, तब जो सुप्रीम लीडर होते थे वो अपनी मनमानी नहीं करते थे। ठीक है, वो थोपते नहीं थे कि नहीं मैं ये कह रहा हूं, जैसे आज के लीडर कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूं तो यही होगा, ऐसा वो लोग नहीं करते थे। ठीक है, उस समय जो नेहरू जी थे, पटेल साहब जो थे, वो जब भी उनके डिसीजंस में और जो बाकी के जो लीडर्स कह रहे हैं, ठीक है, चाहे उनकी पॉपुलैरिटी उतनी अच्छी नहीं है, उनके डिसीजंस में जो था या फिर उनके ओपिनियन में जो था क्लैश होता था कभी भी आपस में, तो जो सुप्रीम लीडर होते थे ये अपने ओपिनियन या फिर अपने डिसीजन को साइड में कर देते थे, और ऐसे जो बाकी के लीडर्स होते थे उनकी जो ओपिनियन होती थी, उनका जो डिमांड होता था, उनका डिसीजन जो था उसको खुशी खुशी जो था वो एक्सेप्टेबल कर लेते थे, उसको एक्सेप्ट कर लेते थे कि अच्छा आप ये चाहते हो हम ये करें तो चलिए हम यही करेंगे। ठीक है, अपना जो खुद का ओपिनियन होता था उसको उसके ऊपर थोपते नहीं थे। ठीक है, बल्कि दूसरों के डिसीजन को भी ये लोग मान लिया करते थे अगर वो सही है। ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि हाँ ये भी सही कह रहा है तो उसको था मान लिया करते थे, अपनी मनमानी या फिर डिसीजन को कभी भी थोपते नहीं थे। ठीक है, जैसे कि आज के लीडर करते हैं। और इसी की वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने वाले हर एक लीडर, हर एक फैक्शन को कांग्रेस पार्टी से जो था बाहर जाने का जो था कोई मौका ही नहीं मिलता था। हर एक को जो था रिकॉग्निशन बराबर मिल रहा था, जो वो चाहते थे हो रहा था, जो उनके ओपिनियन था उनको कंसीडर किया जाता था, और अगर वो सही है तो उनको एक्सेप्ट भी किया जाता था सुप्रीम लीडर के द्वारा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने वाला हर एक फैक्शन, हर एक ग्रुप, हर एक लीडर जो था वो कभी भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके नहीं जाता था, वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बना रहता था। तो ये वो दो प्रिंसिपल थे जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी वो उसने अपने
इस कोलिशनल नेचर को जो था मेंटेन करके रखा। ठीक है, बहुत टाइम लगा मुझे इसको सोचने में एग्जांपल कि मैं कैसे आप लोगों को समझाऊं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जांपल होता है वो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि ये जो कोलिशनल नेचर जो था कांग्रेस पार्टी का, ये जो कोलिशनल नेचर जो था उसका एडवांटेजेस क्या था, उसका फायदा क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला फायदा जो था जो कांग्रेस पार्टी को एक कोलिशनल पार्टी होने का मिला वो ये था कि कांग्रेस पार्टी जो थी बहुत ही इंक्लूसिव पार्टी हो गई थी। इंक्लूसिव पार्टी से मेरा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो समाज के हर एक सेक्शन, हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी के लिए ओपन थी। कांग्रेस पार्टी को चाहे पिछड़ी जात का लीडर हो, अगर वो ज्वाइन करना चाहता था तो उसको भी वेलकम किया जाता था। अगर कोई पुअर या फिर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का लीडर है वो भी जो था वेलकम किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ जो था कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था अगर कोई ऐसा लीडर है, चाहे वो जिसने कभी भी हो सकता है पॉलिटिक्स को ज्वाइन ना किया हो या फिर बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता हो, बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हो, उसको भी जो था कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था वो शामिल कर लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो था कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था, ठीक है, ये कास्ट वगैरह का जो बैरियर जो था, जो कि बाकी कुछ पार्टीज के अंदर देखने को मिला था, वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर खत्म हो गया था। ठीक है, खत्म कैसे हो गया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर आपको पता है हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट के लोग जो थे वो शामिल हो चुके थे। इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी जो थी वो हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट के लीडर्स को था वो अपने अंदर मिला रही थी। सबसे पहला कारण तो ये था कि कांग्रेस पार्टी, सबसे पहला एडवांटेज जो था वो ये था कि कांग्रेस पार्टी वो अपने कोलिशनल नेचर की वजह से इंक्लूसिव पार्टी बन गई थी। ठीक है, समाज के हर एक वर्ग, हर एक कम्युनिटी के लिए वो खुल चुकी थी। ठीक है, हर एक तरीके के जो मेंबर जो होते थे उनको वेलकम किया करती थी। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज जो था वो ये था कांग्रेस पार्टी का कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक इंक्लूसिव पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक आइडियोलॉजी, हर एक कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, रिलीजियन, ठीक है, हर एक बैकग्राउंड, चाहे अपर रूरल हो चाहे अर्बन, हर एक अपर मिडिल लोअर क्लास कास्ट, जितने भी तरीके के लोग थे सभी कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे। इसके वजह से क्या होता था, सोसाइटी के अंदर कांग्रेस पार्टी की पकड़ जो थी, जो सपोर्ट जो था वो काफी अच्छा था। कैसे अच्छा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था हर एक कम्युनिटी के लीडर शामिल हैं, हर एक कास्ट के, हर एक क्लास के लीडर शामिल हैं। तो इससे क्या होता था, सोसाइटी के अंदर रहने वाली हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप जो था उसको लगता था कि हाँ हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, जब हर एक कम्युनिटी के लीडर जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होते थे तो हर एक कम्युनिटी, हर एक ग्रुप जो था वो अपने आप को आराम से कांग्रेस पार्टी के साथ, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ आइडेंटिफाई कर पाती थी। उसको ऐसा कभी भी नहीं लगता था कि नहीं कांग्रेस पार्टी हमारी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं है। ठीक है, उसको लगता था कि नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर हमारा भी लीडर शामिल है, हमारी कम्युनिटी का भी लीडर शामिल है, तो वो अपने आप को आराम से कांग्रेस पार्टी के साथ जो था आइडेंटिफाई कर पाते थे। और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी की जो पॉपुलैरिटी, जो सपोर्ट होता काफी ज्यादा मजबूत था और वो एक उसने इसी की वजह से अपनी कांग्रेस का जो डोमिनेंस जो था फर्स्ट डिकेड के अंदर उसको भी मेंटेन करके रखा। अगर हम दूसरे कारण की बात करें जिसकी वजह से जो कि कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ एक कोलिशनल पार्टी होने का, इसके अगर हम तीसरे एडवांटेज की बात करें तो इसका तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज था कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी बन चुकी थी। ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी से बनने से मेरा मतलब क्या है कि अब कांग्रेस पार्टी जो थी कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन जो थी वो नहीं ले रही थी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन जो थी वो कांग्रेस पार्टी नहीं ले रही थी। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन से मेरा मतलब क्या है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर हर एक कास्ट, क्लास, ठीक है, हर एक बैकग्राउंड के लोग जो होता है कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हैं। तो अब मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जो होती है कोई एक ऐसी पॉलिसी ला रही है, ठीक है, कोई एक पॉलिसी ला रही है जो कि मान लो लेबर्स के खिलाफ है। ठीक है, लेबर्स के खिलाफ है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी जो कि लेबर्स के बिल्कुल खिलाफ है वो पास होने वाली है? नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि लेबर कम्युनिटी के लीडर भी जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे, वो क्या कर देंगे, इसको तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। उसी तरीके से मान लो अगर कांग्रेस पार्टी जो कोई एक ऐसी पॉलिसी लेके आ रही है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ है, ठीक है, जो कि बिल्कुल इंडस्ट्रीज के खिलाफ है, तो क्या ये पॉलिसी पास हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इस क्लास के लोग भी जो था वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल थे, और अगर ऐसी कोई पॉलिसी आती तो कांग्रेस पार्टी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट लीडर थे, जो इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, जो नोबल कम्युनिटी के जो थे, वो तुरंत रिजेक्ट कर देते। तो अब यहाँ पे बात समझने वाली वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो सोसाइटी के अंदर जो भी इश्यूज होते थे, ठीक है, जो भी इश्यूज होते थे उनके ऊपर एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले पाती थी। ठीक है, किसी भी इशू के खिलाफ जो था वो बिल्कुल
अपोज में नहीं जा सकती थी, ठीक है। उसको क्या करना पड़ता था, हर एक इशू के ऊपर एक बैलेंस बना करके रखना पड़ता था, ठीक है। हर एक इशू के ऊपर उसको एक बैलेंस बना करके रखना पड़ता था। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ग्रुप है और लेबर का एक ग्रुप है, ठीक है। इन दोनों में मान लीजिए पॉलिसी को लेकर के चल रहा है क्लैश, ठीक है। ये कुछ डिमांड कर रहे हैं, ये कुछ डिमांड कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी इनकी डिमांड को एक्सेप्ट करेगी या कांग्रेस पार्टी इनकी डिमांड को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी किसी की डिमांड को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। कांग्रेस पार्टी कभी भी पूरी तरीके से एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले सकती है, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब है मेरा बिल्कुल खिलाफ हो जाना। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे ऐसी कोई भी डिसीजन नहीं लेगी जो कि इंडस्ट्रीज के बिल्कुल सपोर्ट में हो और या फिर लेबर के बिल्कुल खिलाफ में हो, या फिर लेबर के बिल्कुल सपोर्ट में हो या फिर इंडस्ट्रीज के बिल्कुल खिलाफ में हो। ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो है एक ऐसा पॉलिसी अपनाएगी, एक ऐसा रास्ता अपनाएगी जो कि दोनों को बैलेंस करे, ठीक है। एक ऐसी पॉलिसी अपनाएगी कांग्रेस पार्टी जो इसकी डिमांड को भी एक्सेप्ट कर दे और इसकी डिमांड को भी एक्सेप्ट कर दे, ठीक है। ना वो इसके खिलाफ में जाए पूरी तरीके से, ना वो इसके खिलाफ में पूरी तरीके से जाए, बल्कि कांग्रेस पार्टी एक बैलेंस अप्रोच जो होता है वो एक बैलेंस पॉलिसी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। और इसी की वजह से क्या था, कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी बन चुकी थी, ठीक है। वो ना ही लेफ्टिस्ट हो चुकी थी, ना ही राइटिस्ट, ठीक है, ना ही वो किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर अपना रही थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी जो थी एक सेंट्रिस्ट पार्टी बन चुकी थी। वो हमेशा एक बैलेंस अप्रोच जो था वो रखती थी, ठीक है। वो कभी ना ही किसी के खिलाफ जो था बिल्कुल सपोर्ट में चली जाती थी, ना ही बिल्कुल किसी के अपोज में चली जाती थी, बल्कि बैलेंस अप्रोच रखती थी ताकि वो सभी को खुश कर सके, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो कोलिशनल नेचर होता है, आपने यहां से कंक्लूजन एक निकाल लिया होगा कि ये जो कोलिशनल नेचर होता है, ठीक है, ये कोलिशनल नेचर जो होता है जो कि आज की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक वीकनेस होता है, ठीक है। अगर आप आज की पार्टीज को देखें तो ये जो कोलिशन नेचर होता है वीकनेस होता है, ठीक है। कोलिशन की सरकार जो होती है, गठबंधन की सरकार जो होती है, वो बहुत मुश्किल से अपने 5 साल पूरे कर पाती है आज के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। लेकिन अगर आप कांग्रेस पार्टी के टर्म में देखें 1950-1960 के डिकेड में, तो आपको यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो कोलिशन नेचर होता है कांग्रेस पार्टी का, वो उसका एक वीकनेस ना बन करके एक इसके पावर या फिर इसके स्ट्रेंथ के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। ये कोलिशनल नेचर था कांग्रेस पार्टी का, ये एक स्ट्रेंथ के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी के अंदर जो था इतनी ज्यादा इस कोलिशनल नेचर होने की वजह से कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट जो था सोसाइटी के अंदर कितना अच्छा था, ठीक है। हर एक कम्युनिटी के लीडर जो थे वो अपने उसके अंदर जुड़े हुए थे, हर एक कम्युनिटी अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रही थी। कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो कोलिशनल नेचर था कांग्रेस का, ये इसके लिए एक स्ट्रेंथ के रूप में काम कर रहा था। और इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी जो थी अपने कोलिशनल नेचर की वजह से ही ये जो फर्स्ट डिकेड जो था हमारे इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स का, उसमें अपना डोमिनेंस बना पाई। और इसी की वजह से हमारा जो फर्स्ट डिकेड है उसको हम एक कांग्रेस सिस्टम के नाम से भी होता है जानते हैं, ठीक है। कांग्रेस सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं। पहले डिकेड को आपसे सवाल पूछा जाएगा कि पहले डिकेड को हम कांग्रेस सिस्टम के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि पहले डिकेड के अंदर था चारों तरफ कांग्रेस ही था, चारों तरफ जो थे वो कांग्रेस पार्टी का ही डोमिनेंस जो था, चाहे वो सेंटर के ऊपर हो चाहे वो राज्य सरकारों के अंदर हो, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस जो था वो चारों जगह मौजूद था। चारों जगह लोगों में जो लोकप्रियता जो थी वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की थी, बाकी की जो अपोजिशन पार्टियां जो थी वो एक मार्जिनल पार्टी के रूप में जो था काम कर रही थी, ठीक है। वो कांग्रेस पार्टी के इतना मजबूत और इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। इसी की वजह से हम फर्स्ट डिकेड को हम इंडियन पॉलिटिक्स के कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करने वाले हमारी जो अगली टॉपिक है उसका नाम है रोल ऑफ अपोजिशन पार्टीज। इस फर्स्ट डिकेड के अंदर अपोजिशन पार्टीज का जो था वो रोल क्या था, अब हम इसके बारे में जो है बात कर लेते हैं। देखिए अभी तक आपने देखा कि हमारा फर्स्ट डिकेड जो था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का वो बेसिकली कांग्रेस डोमिनेटेड था, जिसकी वजह से हम उसको कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब जो होता है बिल्कुल भी नहीं है कि उस फर्स्ट डिकेड के अंदर हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर था कांग्रेस को छोड़कर के और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी, ठीक है। अगर आपने जो है जो शुरू के 3 इलेक्शन के जो रिजल्ट जो थे 52-57 का, तो उसमें आपने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो था बहुत सारी नॉन कांग्रेस पार्टी जो थी, जैसे कि सीपीआई हो गई, ठीक है, ऐसे बहुत सारी पार्टियां जो थी वो उस समय भी कांग्रेस पार्टी के अंदर एग्जिस्ट करती थी। सॉरी, कांग्रेस पार्टी कहूंगा, हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करती थी। इनफैक्ट अगर हम 1950s और 60s के दशक की बात करें, ठीक है, तो 1950s और 1960s के दशक में बाकी के देश जो थे, भारत को छोड़कर के बाकी के देश जो थे जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता था, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।
ठीक है। बाकी के दो जो देश जो थे भारत को छोड़ करके, जहां पे 1950 1960 के दशक में मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता था, अगर हम उन देश से भी जो है कंपेयर करें अपने भारत को, तो उस दशक में भी जो था बाकी की जो कंट्रीज थी जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता था दुनिया के अलग अलग कोनों में, उस समय भारत के अंदर जो था इन सारे कंट्रीज के कंपैरिजन में भारत के अंदर था वो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी। 50 और 60 के दशक में भी ऐसी जो भी कंट्रीज थी जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता था दुनिया के दूसरे कोनों में, उन सब की तुलना में भी उस समय भारत के अंदर होती सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थी। खैर 50 और 60 के दशक में जो था इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो सपोर्ट जो था, जो पॉपुलैरिटी जो थी, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी के कंपैरिजन में जो था इतना ज्यादा स्ट्रांग या फिर इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड नहीं था। लेकिन फिर भी 1950 और 1960 के दशक में इन सारी कांग्रेस पार्टी का जो रोल जो था, जो सिग्निफिकेंस जो था, जो इंपॉर्टेंस जो था, वो उतना ही ज्यादा था जितना कि कांग्रेस पार्टी का था। ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि इन सारी बाकी के अपोजिशन पार्टीज का रोल जो था वो कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50 और 60 के दशक में भी इन सारी अपोजिशन पार्टीज का उतना ही रोल था जितना कि कांग्रेस पार्टी का रोल था। और इवन अगर आप 70s के दशक में आ जाते हैं, ठीक है, और 80s के दशक में आ जाते हैं, ठीक है, और 60s के दशक में भी था। 70s के दशक में जाकर के ये जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जो कि अभी 50s के दशक में होता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा जिनका सपोर्ट नहीं है लोगों के अंदर, 70s के दशक में, 80s के दशक में इन सबका रोल जो होता है, जो इनका सपोर्ट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कांग्रेस पार्टी के तरीके से ही। ठीक है, आप चैप्टर 5 और 6 में होता है, इसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम आज की सिस्टम की बात करें, ठीक है, आज के हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं, जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं जो कि आज के हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम कर रही हैं, उनको अगर हम देखें तो आज की जितनी भी नॉन कांग्रेस पार्टियां जो हैं, ठीक है, उनमें से अधिकतर नॉन कांग्रेस पार्टियां जो हैं, जो आज काम कर रही हैं, वो बेसिकली उन्हीं सारी पॉलिटिकल पार्टीज से जो होती हैं, वो उनकी उत्पत्ति हुई है या फिर उन्हीं सारी पॉलिटिकल पार्टी से निकली हुई हैं, जो कि कभी 1950 1960 के दशक में अपोजिशन के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, आज के हमारे मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक पार्टी का सपोर्ट जो होता है बहुत ज्यादा है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी को पता भी होगा, भारतीय जनता पार्टी जो कि आज के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाए हुए है, ये बेसिकली भारतीय जनसंघ से जुटा निकली हुई है। ठीक है, भारतीय जनसंघ, ये जिसकी स्थापना जो थी 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो की थी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि आज अपना हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर अपना डोमिनेंस बनाई हुई है, ये बेसिकली भारतीय जनसंघ से निकली है, जो कभी 1950 1960 के दशक में एक अपोजिशन पार्टी के रूप में काम किया करती थी। समझ में आ गई बात? अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए, जो अपोजिशन पार्टीज है उनके रोल को हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो बाकी के अपोजिशन पार्टीज जो थी, ठीक है, उनका भले ही पॉपुलैरिटी, उनका जो सपोर्ट जो था, उनका वोटिंग और सीट का जो शेयर जो था, वो कांग्रेस पार्टी के मुकाबले में भले ही कम था, लेकिन उनका रोल जो था हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर उस समय भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था जितना कि कांग्रेस पार्टी का था। देखिए, जो बाकी की जो अपोजिशन पार्टीज जो थी, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टीज जो थी बाकी की, उन्होंने जो था उस समय हमारे इंडियन पॉलिटिक्स का जो डेमोक्रेटिक नेचर जो है, जो डेमोक्रेटिक नेचर जो है, उसको मेंटेन करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। आप सभी को पता भी होगा कि जो डेमोक्रेसी होता है, जो लोकतंत्र होता है, उसकी जो सफलता होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है, ठीक है, किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, उसकी जो सक्सेस होती है बेसिकली डिपेंड करती है कि उस देश का अपोजिशन जो है कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जिस देश की, ठीक है, जिस डेमोक्रेसी की अपोजिशन पार्टियां जो होती हैं, अपोजिशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उस देश की डेमोक्रेसी जो होती है वो उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होती है। आप सबको ये बात पता भी होगी, ठीक है, क्लास 12 में आप सब लोग। बिल्कुल इसी तरीके से क्या था, उस समय भी 1950s और 1960s के दशक में जो था, जो बाकी की अपोजिशन पार्टियां जो थी, उन्होंने जो था एक अपोजिशन पार्टी का जो था रोल प्ले करके, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो थी उसके पॉलिसीज, उसके प्रोग्राम को जो था क्रिटिसाइज करके, अपोज करके, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का जो था, ठीक है, उसके प्रोग्रामों को लगातार जो था क्रिटिसाइज करके, उसको अपोज करके हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक नेचर जो था उसको मेंटेन करके रखा। इसके साथ साथ जो था कांग्रेस पार्टी की जो भी प्रोग्राम, जो भी पॉलिसी, जो डिसीजन ले रही थी, उसके ऊपर लगातार जो था निगरानी बना करके, ठीक है, एक चेक करके जो था, एक चेक लगा करके
उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी जो था एंटी डेमोक्रेटिक जो था वो नहीं होने दिया। आप सभी को पता होगा, देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी क्या होता है किसी देश के अंदर कोई एक ऐसी पार्टी या फिर कोई एक ऐसा लीडर, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हो जाती है और वहां अपोजिशन पार्टियां जो होती हैं अगर वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं, तो फिर ऐसे देश के जो लीडर या फिर ऐसे देश की जो पार्टी होती है वो एंटी डेमोक्रेटिक हो जाती है। ठीक है, ऐसी पार्टी या फिर ऐसे लीडर जो होते हैं वो लोगों के वेलफेयर में काम करने के बजाय अपने वेलफेयर में काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस समय क्या हुआ आपको पता है, कांग्रेस पार्टी भी जो थी उसकी पॉपुलैरिटी, उसका सपोर्ट जो था काफी ज्यादा था। तो अगर उस समय अपोजिशन पार्टियां नहीं होती तो कांग्रेस पार्टी भी जो था चांसेस थे वो भी एंटी डेमोक्रेटिक हो जाती। लेकिन इन सारे अपोजिशन पार्टीज ने जो था कांग्रेस पार्टी के पॉलिसी प्रोग्राम को अपोज करके, क्रिटिसाइज करके उसके प्रोग्राम के ऊपर जो था लगातार एक नजर बना करके जो था इन्होंने कांग्रेस पार्टी को कभी भी एंटी डेमोक्रेटिक नहीं होने दिया। इन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के वेलफेयर में, कांग्रेस पार्टी को जो था लोगों के वेलफेयर में काम करने के लिए जो था बनाए रखा, लोगों के लिए जो था वो अकाउंटेबल बनाए रखा। या फिर आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं इन सारे अपोजिशन पार्टीज ने जो था उस समय कांग्रेस पार्टी के पॉलिसीज प्रोग्राम के ऊपर नजर बना करके रखा और इस नजर के थ्रू जो था, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के कामों पे नजर बना करके जो था उन्होंने उस समय हमारे देश के लोकतंत्र को जो था वो जिंदा रखा, उसको बर्बाद नहीं होने दिया। आई होप आपको कांग्रेस पार्टी का जो रोल जो था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज के सेशन के साथ जो होता है हमारा आज का एक चैप्टर होता है वो भी खत्म होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर होता है हमारा जो चैप्टर 3 है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जो था अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।